नमस्कार, आप सत्य हिंदी पर देख रहे हैं 8 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, सांसद बोले मेरी हत्या की रची जा रही साजिश। सीजेपी का दावा, माफी मांगने के बाद भी लड़की के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई। ट्रंप के बयान के बाद ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री बोले ताकत बढ़ाना जारी रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कावेरी विवाद पर बंद का आह्वान वापस लेने की अपील की। जंतर मंतर प्रदर्शन को आरएसएस ने बताया राष्ट्र विरोधी, अतुल लिमये बोले इसकी केस स्टडी होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक चाकू लेकर पहुंचा और उन पर हमला करने की कोशिश की। पप्पू यादव ने इसे अपनी हत्या की साजिश बताया और कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं। उनके समर्थकों का आरोप है कि युवक ने पहले हंगामा किया, फिर चप्पल फेंकी और बाद में चाकू निकाल लिया। इसके बाद समर्थकों ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद परिसर में साधु वेश पहनकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर किए गए उनके प्रदर्शन और उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर व मिली धमकियों के मुद्दे पर बुलाई गई थी। समर्थकों का आरोप है कि पहले भी सुरक्षा की शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय लड़की के खिलाफ दर्ज एफआईआर अब तक वापस नहीं ली गई है। सीजेपी की कानूनी विंग से जुड़ी वकील रत्ना सिंह ने कहा कि उन्होंने लड़की की मां से बात की और परिवार को हर संभव कानूनी मदद व काउंसलिंग का भरोसा दिया है। यह एफआईआर पहले नोएडा में 0 एफआईआर के रूप में दर्ज हुई थी, जिसे बाद में दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भेज दिया गया। लड़की पहले ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मजीद इब्न रजा ने कहा है कि देश के लिए हर तरह की धमकी वास्तविक है और उसे पूरी गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के हालिया बयान भले ही मनोवैज्ञानिक या रणनीतिक युद्ध का हिस्सा हों, लेकिन ईरान किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा। उनके मुताबिक ईरान ना तो चौंकेगा और ना ही निष्क्रिय रहेगा। हर धमकी को सैन्य तैयारी बढ़ाने, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने और अपनी ताकत बढ़ाने का आधार बनाया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में किसी देश या नेता का नाम नहीं लिया। हालांकि उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के अनुरोध पर उन्होंने फिलहाल ईरान पर संभावित हमले की योजना को रोक दिया है। केरल में भारी बारिश के बाद कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बना तत्काल संकट काफी हद तक कम हो गया है। काबिनी समेत कावेरी बेसिन में तेज जल प्रवाह के कारण कर्नाटक ने शुक्रवार दोपहर से तमिलनाडु की ओर पानी छोड़ना शुरू कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि यह अतिरिक्त पानी नहीं बल्कि पूरी तरह भर चुके काबिनी रिजर्वायर की सुरक्षा और जल स्तर नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा जा रहा है। इससे पहले कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। शिव कुमार ने कहा कि पेयजल जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे परिपक्व नेता हैं और उन्हें भरोसा है कि दोनों राज्य मिलकर समाधान निकालेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार कावेरी जल विवाद में राज्य के किसानों और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कन्नड़ समर्थक संगठनों से 13 अगस्त को प्रस्तावित कर्नाटक बंद वापस लेने की अपील की। यह बंद कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के उस फैसले के विरोध में बुलाया गया है जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को छोड़ने का निर्देश दिया गया है। शिव कुमार ने कहा कि हालिया बारिश की वजह से जल स्थिति में सुधार हुआ है और विरोध प्रदर्शन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार कानूनी दायरे में रहकर फैसला करेगी और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आरएसएस के सर कार्यवाह अतुल लिमये ने जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और सीजेपी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन को राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी बताते हुए इसकी पूरी केस स्टडी की मांग की है। छत्रपति संभाजी नगर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत शिक्षा और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों से हुई थी, लेकिन बाद में यह अपने मूल उद्देश्य से भटककर राजनीतिक दिशा में चला गया। लिमये ने कहा कि यह जांच होनी चाहिए कि आंदोलन को किन संगठनों का समर्थन मिला, इसकी कार्यप्रणाली क्या थी और यह अचानक इतना बड़ा कैसे बन गया।
उन्होंने कुछ वामपंथी संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठाए, हालांकि इसके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। जंतर मंतर आंदोलन के नेता अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के लिए माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान छात्रों और छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दीपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। शिकायत में सवाल उठाया गया कि सरकारी कर्मचारी के बेटे की विदेश में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया गया। चुनाव आयोग से सीजेपी की कानूनी स्थिति और सीपीआईसी से कपिल सिब्बल द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपए के कानूनी सहायता फंड की भी जांच की मांग की गई है। इससे पहले दीपके ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव दिए और इनकार करने पर उन्हें व उनके परिवार को धमकियां मिली। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सबूत सार्वजनिक करने की मांग की है। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से ही यूनिवर्सिटी के प्रति ठीक नहीं रही। अखिलेश का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षण संस्थान आगे बढ़ें, लोग पढ़ लिख कर रोजगार हासिल करें। उन्होंने कहा कि जो लोग नई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, अब वही मौजूदा यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं। इस बीच यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को गिराने की प्रस्तावित कार्रवाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। यह आदेश मुरादाबाद मंडलायुक्त और रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम राहत दी गई। फिलहाल मामले पर अंतिम फैसला आना बाकी है। संसद में भगवा वस्त्र पहनकर किए गए सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर विवाद के बीच सांसद पप्पू यादव ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह पूरी मर्यादा के साथ सदन में गए थे और ना तो किसी को गाली दी, न ही किसी साधु का नाम लिया। पप्पू यादव ने कहा कि सनातन की रक्षा और करोड़ों लोगों की आस्था के लिए वह 1 लाख पार भी कुर्बान होने को तैयार हैं और जितने केस दर्ज करने हो कर लिए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, छात्रों पर लाठी और गोलियां चलाई जाती हैं तथा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देती। उनका कहना है कि जनता और सनातन की आवाज उठाना जरूरी है। गौरतलब है कि उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर संसद परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वाराणसी में उनके खिलाफ सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 30 अगस्त को होने वाली नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और उम्मीदवारों के लिए कई बड़े बदलावों की जानकारी दी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2.73 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है और परीक्षा एक ही शिफ्ट में लगभग 340 शहरों के 1300 से ज्यादा केंद्रों पर होगी। उम्मीदवारों को अब 3 राज्यों की प्राथमिकता देनी होगी, जिससे उन्हें घर के पास परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना बढ़ेगी। परीक्षा में 180 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 210 मिनट मिलेंगे, यानी हर सवाल के लिए पहले से अधिक समय मिलेगा। सुरक्षा के लिए आधार आधारित और जरूरत पड़ने पर आइरिस बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर, लाइव मॉनिटरिंग और 60,000 से अधिक अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों से पेपर लीक जैसी अफवाहों से बचने और केवल NBEMS की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन ज़ी से डरते हैं, क्योंकि 2029 में यही सबसे बड़ा वोटर तबका है। पवन खेड़ा की ये टिप्पणी तब सामने आई जब पीएम मोदी ने हाल के समय में युवाओं को संबोधित करते हुए कुछ रील्स पोस्ट की हैं। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 2029 में जेन ज़ी भारत का सबसे बड़ा वोटर तबका होगा और इससे नरेंद्र मोदी डरते हैं, इसीलिए वह आधी रात को रील बना रहे हैं। उन्हें उनकी फिक्र नहीं है, बल्कि वह सिर्फ प्रचार करते हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने शुक्रवार रात ही इंस्टाग्राम पर एक और रील शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी मां को भत्ती भत्ती गालियां दी। हालांकि उन्होंने कहा कि बचपन गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है, इसीलिए वो उन बच्चों को माफ कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने नीट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने घोषणा की कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के निर्देश पर लिया गया है और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। राजमोहन ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार को छात्रों पर कार्रवाई को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा था।
ये छात्र दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के इस फैसले को छात्रों के लिए बड़ी राहत और बढ़ते विरोध के बीच अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर की दान पेटी से हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी। ठाकरे ने कहा कि चोरी पकड़ी जाने के बाद मंदिर की साप्ताहिक आय 50 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मंदिर भी भ्रष्टाचार से सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की। वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के चेयरमैन सदा सरवणकर ने बताया कि मामले में 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और जरूरत के मुताबिक केस दर्ज किए गए हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब अयोध्या राम मंदिर दान विवाद को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक सियासत तेज है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.